बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरी बात, जहाँ पे ताकतवर को आईना दिखाया जाता है और मज़लूम का सहारा बनने के लिए उसकी आवाज़ खरी बात में लाई जाती है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो वर्दी की, ख़ास करके काली वर्दी, पुलिस की वर्दी। पुलिस की वर्दी में कानून का तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ दिलाना, मगर यहाँ पे पुलिस की वर्दीगिरी बन गई है। तो वर्दीगिरी क्यों बन रही है और लोगों को इंसाफ मिलने के बजाय पुलिस गर्दी ज़ख़म देती जा रही है। वो एक ज़ख़म भी नासूर की तरह लोगों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। थाना कल्चर हो, जेल हो, सबका निज़ाम एक बदबूदार किस्म का आस्ता आस्ता बनता जा रहा है। उस निज़ाम को बदबूदार करना, या एक कीचड़ की तरह निज़ाम को करने का किसका ठीका है या कौन इसका जवाबदार है, आज इस सारी बातों पे खरी बात करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमानों में मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद साहब का एडिशनल आईजी पुलिस रहे, जो डॉक्टर जमील सिंध समेत मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाक़ों में अपनी सर्विस का बड़ा अहम हिस्सा गुजार चुके हैं। वो पुलिस चीफ़ हैदराबाद भी रहे, पुलिस चीफ़ सक्खर भी रहे। काफ़ी अहम खदमात उनकी हैं। वो सिंध के निज़ाम बडेरों से लेके पंजाब के चौधरी बलूचिस्तान के सरदारों, सारे प्रेशर और सब चीज़ों को आँखों देखा गवाह है। तो उनके साथ भी हमारी बहुत सारी खरी बात होगी। दूसरे हमारे मेहमान हैं अशरफ निज़ामानी साहब। अशरफ निज़ामानी DIG रह चुके हैं, सेंट्रल जेल से लेके बहुत सारे जेलों के सुप्रीम भी रह चुके हैं। जेल का जो निज़ाम है, जो बंद दरवाज़ों के पीछे कहानियाँ हैं, उस कहानियों के हवाले से अशरफ निज़ामानी साथ बड़ी अहम बात करेंगे। ख़ास करके जेल टूटने से बहुत सारे जो वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, तो निज़ामानी साहब उस हवाले से बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। निज़ामानी साहब आपकी मेहरबानी। तीसरी हमारे मेहमान हैं SSP साहब का, SSP इल्ताफ़ हुसैन साहब। SSP इल्ताफ़ हुसैन, चाहे वो सजावल हो या सिंध के दीगर शहर या कराची की गलियाँ, वहाँ पे कानून की रखवाली करते करते, चाहे वो एहतजाज हो, हर जगह अपना डंडा लेके कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भागते रहे। उनका डंडा कामयाब हुआ, जहाँ वो निज़ाम के ऊपर कोई मसाइल हुए, तो इस पर भी बात करेंगे। इल्ताफ़ हुसैन, आपकी मेहरबानी कि आपने आज खरी बात में वक्त दिया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मैं सबसे पहले डॉक्टर जमील साहब, आप साबिक़ा एडिशनल IG पुलिस रह चुके हैं, IG के तौर पे खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। ये पुलिस का जो निज़ाम है, कानून भी है, तहफ़्फ़ुज़ भी है, अंग्रेज़ी के दौर का बरतानिया राज का एक जो कानून है उसमें इस्लाहत भी आ गई, मगर वो कानून पुलिस का वो सब एक दरबारी किस्म का सिस्टम, उस सिस्टम के नाम पे थाना कल्चर सब कुछ चल रहा है, कि आपके दौर में भी चलता रहा, अब भी चल रहा है। तो इसको बदबूदार कीचड़ कौन बना रहा है? देखें, ब्रिटिशर्स ने जो मॉडल हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया था वो था आयरिश कॉन्स्टेबलरी का, और ये वो मॉडल है जो वो उन इलाकों पे लगाते थे जिसके ऊपर वो रूल करते थे, जो वो कॉलोनाइज़ करते थे। फिर 47 में हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन 47 से लेके 2000 तक पुलिस में कोई चेंज नहीं आई। दर्जनों कमीशन, कमेटीज़ और पता नहीं बोर्ड्स क्या क्या बने, उनकी सिफारिशात भी अपनी अपनी जगह पे रहीं, लेकिन जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है ना, वो दिल से ये नहीं चाहती थी कि पुलिस के एटीट्यूड में कोई तब्दीली आए। और ये एक बड़ी अजीब बात है कि कोई डेमोक्रेटिक रूलर पुलिस में वो चेंजेस नहीं ला सका जो एक आर्मी डिक्टेटर, एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस की। और पुलिस में पहली दफ़ा मीनिंगफुल जो चेंज आई है वो पुलिस ऑर्डर 2002 है। अब आप देख लें कि पाकिस्तान बने को 55 साल हो गए थे। 55 साल के बाद एक एफ़र्ट हुई, एक लॉ बना, लेकिन बदकिस्मती से उसके बनने के फ़ौरन ही बाद पंजाब के कुछ चौधरी जो जनरल मुशर्रफ के बड़े करीब थे, उन्होंने कहा ये तो आप हमारी सारी सियासत को उलट पुलट कर देंगे। आपको डर लग रहा है? नहीं, गुजरात के बड़े मशहूर चौधरी हैं, गुजरात के बड़े मशहूर चौधरी हैं, एक ही है मशहूर। उन्होंने जो उस वक़्त मुशर्रफ के साथ थे, उन्होंने कहा कि ये इस तरह सियासत हमारी नहीं चल सकती, इसमें ये आप चेंजेस कर दें। वो चेंजेस फिर एक अमेंडमेंट के थ्रू उसमें शामिल हुई। वो जो पुलिस ऑर्डर 2002 की रिफॉर्म्स का जो मेन थ्रस्ट था, जो मेन आइडिया था कि पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली किया जाए, पब्लिकली अकाउंटेबल किया जाए, वो सारा ख़त्म हो गया। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशंस
पंजाब में कुछ बने, मुझे नहीं पता सिंध में बने या नहीं बने, लेकिन वो टूथलेस थे। और प्रोविंशियल लेवल पे भी ये बनने थे, नेशनल लेवल पे भी बनने थे, वो बने ही नहीं। तो उसके बाद फिर 2008 में फिर जमहूरी, सो कॉल्ड जमहूरी दौर आ गया, और उसके बाद फिर रिवर्स होनी चीज़ें शुरू हो गई। सिंध में पुराना 1861 वाला एक्ट तकरीबन बहाल हो गया, और बलूचिस्तान में भी वही बहाल हो गया, बिकॉज वहाँ की जो प्रोविंशियल रूलिंग एलीट थी उनको ये बिल्कुल कमज़ोर सा पुलिस ऑर्डर 2002 भी कबूल नहीं था, जिसमें भी बहुत बलूचिस्तान कम, अगर सूरत हाल देखिए ए और बी के नाम पे, तो जी वहाँ तो वो कमजोर अभी पुलिस तक की सिचुएशन 77 है। साल हो गए पाकिस्तान बने, अभी तक वहाँ ए एरिया और बी एरिया जो अंग्रेज़ ने बनाया था, अभी तक वो सिंध या पंजाब या केपी की तरह वो पुलिस एरिया नहीं है। पुलिस एरिया जो है वो 7-8% है, जिसको एरिया कहते हैं। बाकी सब में लेवीज़ है। लेवीज़ क्या है? लोकल कबाइल के नौजवानों पे मुश्तमिल फोर्स है, जिसकी लॉयल्टी पता नहीं किसके पास होती सरदारों है, के मुलाजमीन। तहसीलदार के अंडर होती है, तहसीलदार सरदारों के अंडर होते हैं, बाकी आप सब समझते हैं। तो कोई मीनिंगफुल रिफॉर्म्स नहीं हुई। महकमा पुलिस ने बड़ी कोशिश की, बट देखें ना, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी अंडर हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट के भी अंडर हैं। जब तक कोई ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप को लाने वाले लोग ये नहीं चाहेंगे कि पुलिस में वाकई कोई मीनिंगफुल रिफॉर्म्स हों और पुलिस आवाम दोस्त बने, पुलिस लोगों की हेल्प करे, तब तक ये चेंज नहीं आएगी। बिलीव यू मी, भुट्टो साहब, आपके प्रोग्राम का नाम है खरी बात, तो मुझे अगर आप खरी बात करने की इजाज़त दें, तो ना सियासतदान ये चाहते हैं, ना जर्नैल ये चाहते हैं, ना जज ये चाहते हैं कि पुलिस उस तरह की हो जिस तरह आपको यूरोप में नज़र आती है, जिस तरह आपको स्कैंडिनेविया में नज़र आती है, ऑस्ट्रेलिया में नज़र आती है। मैं अमेरिका का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है ना, वो पंजाब पुलिस ही बनती जा रही है। पंजाब पुलिस बनती, अमेरिका की पुलिस पंजाब पुलिस बनती जा रही है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर जमील कह रहे हैं कि जी पुलिस के इस्लाह तो हो नहीं पा रहे, जेल डिपार्टमेंट के इस्लाह की बात हुई और जेल खाना जात से इस्लाहत घर बन गए, करेक्शन सेंटर बन गए। क्या वाकई इस्लाहत घर बन गए या अजाब घर बन गए हैं? जेलों में अंदर तादाद बढ़ा, जेल टूट भी रहे हैं, बड़ी मुसीबतें, और जेल के अंदर भी मैं समझता हूँ कि करप्शन 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 जड़ें पकड़ती जा रही है। तो उन जेल खाना जात से इस्लाहत घर का क्या बना? देखें, पहले तो जैसे डॉक्टर जमील साहब ने भी बताया कि पुराना अंग्रेज़ का कानून था, तो हमारे पास भी इस तरह से ही अंग्रेज़ का कानून था। लेकिन उसके बाद 2019 में पूरे पाकिस्तान में सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पे ये आपने बताया कि जेल इस्लाहत घर करेक्शन सर्विसेज का नाम दिया गया, क्योंकि हम यूएसए में भी देखा है। तो वहाँ करने गए जेल की, जी हाँ, वहाँ गए थे, कोर्स पे गए थे, तो वहाँ बाकायदे जो है वो उनका नाम ही जो है ना, वो अपना डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस है वो, क्योंकि मेन उनका, क्योंकि दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक प्यूनिटिव एस्पेक्ट होता है, दूसरा रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट होता है। तो जेल का मकसद तो यही है। लेकिन अब जब नया कानून बना, नए कानून के बाद उसमें जैसे एक अपना प्रोविंशियल बोर्ड बनाया गया, एक जो है वो मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैनेजमेंट बोर्ड का मुझे खुद मेंबर किया गया, जो इसका 2 साल टेन्योर था, लेकिन विदाउट सिंगल मीटिंग वो एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, एक मीटिंग भी नहीं हुई उसी बोर्ड की, जिसका मैं खुद मेंबर था मैनेजमेंट बोर्ड का। और प्रोविंशियल बोर्ड वो भी इस तरह से मतलब इतना जो है वो फ़ाल नहीं है। अगर इस तरह से हमारा मतलब एक, जैसे जमील साहब ने कहा ना कि डॉक्टर जमील साहब ने कहा कि एक विल होनी चाहिए, अगर पॉलिटिकल विल होगी तो हम सब कुछ कर लेंगे। अगर विल नहीं है, सिर्फ हम कानून बनाते जाएंगे, जैसे हम कहते हैं कि बाबा हमने जो है कानून को बहुत सख्त कर दिया। पॉलिटिकल विल क्यों होगी? आपके ही दौर में जब आप सुपीरियर थे तो जरदारी से लेके सब कैदी बने और आपने जरदारी को रिलीज़ भी किया, तो फिर जी। उस वक्त तो आपके साथ करीब होते हैं, जेल में आप उनको मराते भी देते हैं, अच्छे अच्छे खाने भी खिलाते हैं, बड़ी चारपाइयाँ सहूलियात एयर कंडीशन लगा देते हैं, फिर ये पॉलिटिकल विल फिर क्यों नहीं बनती? देखें ना, पॉलिटिकल विल वो ये होता है कि जब भी जो अपोजिशन में जो होते हैं ना, तो उस वक्त वो बड़ी भड़के मारते हैं कि हम बस आएंगे तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। जब वो बदलते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं, तो फिर उनके व्यूज़ होते हैं कि भाई ठीक है, अब अपोजिशन को डंडा करना है, उसी लिए जो है वो छोड़ देते हैं कि ये समझते हैं कि अब हम हमेशा जो है वो गवर्नमेंट में रहेंगे। लेकिन मतलब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन समझते हैं नवाज शरीफ भी आपका कराची में मेहमान रहा, जरदारी भी मेहमान रहा, बिल्कुल, बहुत सारे लोग सियासतदान जो पाकिस्तान के वो सिर्फ कराची के मेहमान बनते हैं जेल में, तो उन मेहमानों ने कोई बाद में आपके मेहमान खाने के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया, बिल्कुल। मैं क्योंकि किया तो ये कि मतलब सिर्फ करने से तो कुछ नहीं होगा ना। मतलब जैसे मैंने आपको आज से अर्ज़ किया कि जो है वो एक कानून तो बना लिया, नाम आ गया करेक्शन,
करेक्शन ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है वो जो चीज़ें जो बनाई गई, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया जिसका 2 साल टेन्योर था, उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। अब जब एक भी, क्योंकि अगर वो मीटिंग्स होती तो हम जाके देखते क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या हैं, वो हम जो है वो आईजी प्रेजेंट से डिस्कस करते, ऊपर तक पहुंचते, लेकिन ये है कि वो एक भी मीटिंग नहीं हुई। और फिर क्यों नहीं हुई मैंने पूछा, तो पहले ये बताया गया कि इसका जो है एक मेंबर जो है वो एआईजी प्रेजेंट मेंबर होता है, वो पोस्ट खाली है। अब उस पर पोस्ट करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। जब उस पर किसी की पोस्टिंग नहीं हुई और एक भी मीटिंग नहीं हुई, वो टेन्योर ही ख़त्म हो गया। तो ये मतलब अप्रोच अगर होगा तो फिर इस तरह से तो मतलब चीज़ें जो है वो सही इस तरह की चीज़ें नहीं चलेगी। हमारे पास आपका एसएसपी अल्ताफ से मौजूद है। पुलिस के अंदर इस्लाहत करके दोहरे डबल निज़ाम लाया गया, तफ्तीश का निज़ाम दूसरा लाया गया। तफ्तीश एक नई दुकान बन गई। आप भी ईस्ट के तहकीकात के एसएसपी भी रहे और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी भी रहे। ये डबल जो निज़ाम बना है, इससे क्या करप्शन की 2 खिड़कियाँ खुल गई है या बेहतर निज़ाम है ये इस्लाहत के नाम पे? देखें, मैं आपको जो वजाहत कर दूं कि इसका जो एक थीम, जो इसका एक मकसद था, वो तो बहुत अच्छा था कि एक इन्वेस्टिगेशन अलग हो, क्योंकि देखें पुलिस का मेन काम इन्वेस्टिगेशन है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर। वो एक ज़िमनी पहलू है, लेकिन मेन जो है आपका मकसद है कि वो इन्वेस्टिगेशन सही हो और जिसने कोई जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा दिलवाई जाए। बनाया गया तो इस मकसद से था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ कि इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन अलग अलग हुआ, तो हुआ क्या कि पुलिस डिपार्टमेंट से जो बिल्कुल ही फालतू लोग थे, उन्होंने कहा कि इनको इन्वेस्टिगेशन में भेज दो, और वो जो अच्छे लोग थे वो ऑपरेशन में रह गए। क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ा जो एक वो फैक्टर था कि एसएचओ का, एसएचओ लॉ एंड ऑर्डर में रह गया, क्योंकि वो एक मुनाफा बख्श पोस्टिंग है। अभी तो एसएचओ तो मैं समझता हूँ थाने की एक छोटी सी इंडस्ट्री बन चुका है। तो वो एक मुनाफा बख्श पोस्टिंग थी, तो उसमें, और अभी भी आप देख लें कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लगने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। एसएसपी ऑपरेशन लगने के लिए लोग सिफारिशें कराते हैं और पॉलिटिकल पता नहीं क्या क्या सहारे लेते हैं। तो उसका एक मकसद तो बहुत अच्छा था। क्या सहारे में क्या उम्मीद है? चमचागिरी, रिश्वतें, पैसे, क्या क्या? नहीं, देख, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो पुलिस में है। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपकी पॉलिटिकल आपकी पुष्टपनाही नहीं होगी, आप कोई पोस्टिंग नहीं ले सकते। ये तो एक बर्मिला फैक्ट है, इसी तरीके से फैक्ट है जिस तरीके से हमें ये यकीन है कि सुबह सूरज ने निकलना है। मतलब सियासतदानों की चमचागिरी करके पैसे दे जी जी बिल्कुल, उनकी खिदमत, और बहुत सारे हमने पुलिस अफसर से देखे कि पता चलता है कि जी जूते भी साफ करते हैं उनके। ऐसा भी किससे तकरीबन यहाँ तक आ जाते हैं लोग, इस हद तक भी गिर जाते हैं। मैंने खुद देखा है 38 साल के सर्विस में मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ें, अगर आप उनके सिस्टम के ख़िलाफ़ एक कदम भी उठाएंगे ना, तो आपको फ़ौरन ही आपको वहाँ साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पीछे एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। वो कहते हैं कि अगर ये नहीं कर रहा, वो 10 काम और गिनाते हैं कि हम ये भी करेंगे, प्लीज़ हमें पोस्टिंग दें। उनके काम नहीं करते तो किस तरह के थ्रेट्स होते हैं, कि धमकी होती है, क्या होती है, या पोस्टिंग से हटवा देते हैं? खड़ा लाइन नहीं, पोस्टिंग से हटवा देते हैं और आपको बाकायदा वो बताते हैं, क्योंकि आपको वहाँ सर्वाइव नहीं करने दिया जा सकता, आपको वहाँ सिस्टम से निकलने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप नहीं कर सकते उनके ख़िलाफ़ काम, ना ही उनकी आप चीज़ों को मना कर सकते हैं। तो वो लोग सारे ये एडमिट करके और बाकायदा एक एफिडेविट दे के आते हैं कि जिस तरीके से आप कहेंगे हम उससे 2 काम ज़्यादा करेंगे, और इसी तरीके से सारा हो रहा है। अभी भी आप जाके देख लें, जहाँ जिस मुल्क में एक आईजी को भी पोस्टिंग के लिए सिफारिश की ज़रूरत हो, तो आप इसमें आप समझ लें कि नीचे और आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये आईजी को सिफारिश की ज़रूरत है। आप आईजी भी रहे, एडिशनल आईजी के तौर पे तो बहुत बड़ी अहम पोस्टिंग रही, कि आप भी सिफारिश पे रहे? देखें, जो पुलिस ऑर्डर 2002 था, उसके तहत एक नेशनल पुलिस बोर्ड बनना था इस्लामाबाद में वफाकी सतह पे, जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करके जो भी बेहतरीन चॉइस किसी पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए होती थी उसको आईजी लगवाना होता था। लेकिन वो बोर्ड बनने ही नहीं दिया। बोर्ड बनने नहीं दिया। वो बोर्ड बना ही नहीं। इनका तो बना 2 साल जिंदा रहा, एक भी मीटिंग नहीं हुई। हमारे वाला बोर्ड तो बना ही नहीं, बिकॉज चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि अगर आईजी इंडिपेंडेंट होगा तो फिर हमारी सियासत कैसे चलेगी, हमारी सियासत दुकान कैसे चलेगी। तो फिर अगर नॉमिनेट करने हैं 3 नाम चीफ मिनिस्टर ने, उसमें से किसी एक नाम पे प्राइम मिनिस्टर ने एग्री करना है, और बीच में सारा वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, तो उन 3 नामों में शामिल होने के लिए कोई सीएम को कहेगा तो नाम दाखिल होगा ना। अगर 7-8 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उसमें से 3 नाम जाने हैं,
तो कोई सीएम को किसी तरह कोई अप्रोच करेगा तो नाम जाएगा ना। अप्रोच करेगा। निजाम अली साहब, आप भी डीआईजी रहे, आईजी बनते बनते रह गए, क्या आपकी सीएम तक अप्रोच नहीं थी, या इतना माल नहीं कमाया कि सीएम को देते कि आप भी आईजी बन जाते? बस देखें, ये तो अपना उनकी डिस्क्रेशन होती है सीएम साहब की कि किसी को लगाएं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अप्रोच नहीं थी या उस तक हम नहीं पहुंच सके, उसी लिए जो है वो हमें आईजी जो है मुझे नहीं लगाया गया। तो उनकी मर्ज़ी पे होती है। और ये भी नहीं है कि किसी को लगा के, एक्चुअली क्या है कि हमारे जो अफसरान होते हैं ना, जब उनकी प्रायोरिटी पोस्टिंग बन जाए तो फिर जो है वो अपने आप को सेल करते हैं कि भाई ठीक है मुझे लगा दो तो मैं ये करूँगा। लेकिन अब उस अफसर को पता है कि मेरे पीछे 10 और लाइन में खड़े हैं जो कि कहते हैं कि भाई मेरी जो है वो हद इससे भी आगे है, आप मुझे लगा दो तो जैसे आप कहेंगे मुझे लगा दो। इल्ताफ़ भाई, मुझे लगा दो, ये तो सिलसिला चलता है। एक अफसर दूसरे को काटने के चक्कर में, आपने किसी को काटा, आपको किसने कटवाया, तो ये सिलसिला तो गेम आपके साथ भी चली होगी, आपने भी किसी को कटवा के घर भेज दिया होगा। देखें, ये तो एक नॉर्मल बात है कि जब आप किसी पोस्टिंग पे जाते हैं तो ज़ाहिर है किसी को हटाते हैं तो फिर आप पहुंचते हैं उस पोस्टिंग पे, तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन उसके लिए भी सिफारिश की आपको ज़रूरत है, आपको ब्लू आइड होना ज़रूरी है, आपको उनकी गुड बुक में होना ज़रूरी है, या आपके पास कोई अच्छी सिफारिश होना ज़रूरी है। इसके बगैर मैं समझता हूँ नामुमकिन है। पहले जब हम जिस वक्त भर्ती हुए 1984 में, तो हमने देखा कि पहले तकरीबन 60% लोग मेरिट पे होते थे और 40% लोग सिफारिश उस ज़माने में भी होते थे। लेकिन अब 99% सिफारिश पे हो गए। कोई एक आधा अगर कोई आ जाता है मेरिट पे और वो भी बहुत ज़रूरत होती है उसकी, तो वो लगाते हैं, वरना उसके बगैर नहीं लगाते। सिफारिश के बगैर तो किसी को लगाते नहीं। अब तो 1% मेरिट पे लगता है, या ईमानदारी की बुनियाद पे, वो भी शायद कोई मजबूरी हो दिखाने के लिए कि ये ठीक है। बाकी 99% पुलिस के अंदर, चाहे वो जेल हो, जहाँ बाकी इदारे हों सरकारी दफ्तर के, वहाँ पे रिश्वत, सिफारिश और ताल्लुकात की बुनियादों पे पोस्टिंग हो रही है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खरी बात में बहुत सारी खरी बातें करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक। खरी बात में हमारे साथ साबका एडिशनल आईजी डॉक्टर जमील, साबका डीआईजी अशरफ निज़ामानी, साबका एसएसपी इल्ताफ़ हुसैन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, खरी बात में बहुत सारी बातें कर रहे थे, और पुलिस को अक्सर देखा गया है कि बड़ा अफसर छोटे अफसर को, छोटे पुलिस एहलकार को कुर्बानी का बकरा बनाता है। वो चाहे हवालदार से लेके हेड मरर तक छोटे अफसर होते हैं, वो सारी कलेक्शन पॉइंट्स, रिश्वत, सारा माल गनीमत समझ के लोगों को मार के, पीट के, लोगों की बद्दुआएं लेके और बहुत सारी मुसीबतों के शिकार होते हैं। वो माल गनीमत जमा होकर नीचे से ऊपर आईजी तक आता है। तो ये कुर्बानी का बकरा नीचे एहलकारों को क्यों बनाया जाता है? अब ट्रेंड चेंज हो गया है कि बड़े एहलकार भी डायरेक्ट माल ले रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि जब बिल्ली के पाँव जलने लगते हैं ना, तो वो अपने पंजों में अपने बच्चों को ले लेती है। तो ये शायद एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। और जहाँ तक हिस्सा जाता है, कहाँ तक जाता है, ये डिपेंड करता है कौन किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में कहाँ है। आईजी की भी एक लिमिट्स होती है, उसने लगना भी होता है। करप्शन का रेट बढ़ चुका, सब कुछ बढ़ चुका, तो कैसे कहेंगे उस आईजी को? वो आईजी कोई भी हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो सिस्टम से नहीं लड़ सकता, सिस्टम से टकरा नहीं सकता। ये जो फील्ड में है सिस्टम चलता है। आईजी या बड़े ओहदे सिर्फ बराए नाम है, सिस्टम से नहीं लड़ सकते, नहीं, तो फिर क्यों बैठे? जहाँ जितनी गुंजाइश होती है वो कोशिश करते हैं। बट देखिए, सूबे के अंदर एक सिस्टम चलता है, यहाँ पर भी एक सिस्टम चलता है। जो उसका हिस्सा होते हैं वो अच्छी अच्छी पोस्टिंग ऑटोमेटिकली पाए चले जाते हैं। पूरे सूबे में वो ज़िले कमांड करते हैं, रेंजें ख़त्म हो जाती हैं, वो फिर भी फील्ड में ही पाए जाते हैं। लगता है जैसे इंडिस्पेंसिबल है। हालांकि उनसे बेहतर लोग सीपीओ में या साइड पोस्टिंग भी पड़े होते हैं, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। जो श्रूड अक्लमंद अफसर होता है वो सबसे पहले सिस्टम का हिस्सा बनता है, उसके बाद सुखी रहता है। सिस्टम का कोई हिस्सा होता है, कोई नहीं होता। जेल में कौन सा सिस्टम है? लोग आके कैदी बनते हैं। गरीब के लिए जेल तो होता है, अमीर के लिए बादशाह, सब सहूलतें मराते कि जी अमीर कैदी, वो एयर कंडीशन, सारी सहूलतें, नौकर चाकर, खिदमत, बड़ी उसकी अयाशी, बादशाह। उस बादशाह के तहत गरीब के कैदियों का जेल, जो खास करके पूरे पाकिस्तान में, वो फिर अभी हालिया एक जेल लांडी में भी टूटा, और माजी में भी हर 10 साल में जेल टूट रहे हैं। तो जेल टूट क्यों रहे हैं? गरीबों के जेल, बादशाहों के लिए तो नहीं टूटते, बादशाह कोई भागा भी नहीं, गरीबी भागे तो टूटा क्यों? अमीरों के लिए जेल। तो बात यह है कि जो कानून बनाते हैं जेल के, वो खुद ही अमीर होते हैं। तो हाँ, खुद ही अमीर होते हैं, तो वो इस तरह का कानून बनाते हैं
कि वो अंदर आए तो वो तो कम से कम जो है वो इस तरह से वो आते safe रहते हैं, रहें। आते रहते हैं, हाँ, जाते आते रहते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो वो कानून बनाने वाले जो हैं वो खुद इस तरह का कानून बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि जेल टूटा कैसे। एक्चुअली इसके जो है वो बहुत सारे असबाब हैं। पहले तो ये है कि हम जो है एक गुंजाइश से ज़्यादा जो कैदी रखते हैं उसको ओवर क्राउडिंग कहते हैं। तो ओवर क्राउडिंग को मैं कहता हूँ इज़ मदर ऑफ प्रॉब्लम्स। वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी माँ है। तो अब यहाँ मलिर जेल का भी यही हाल था कि वहाँ पे कोई मेरे ख्याल में 24 या 2500 की गुंजाइश है, उसकी जगह 6,500 या 7,000 कैदी थे। कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, 11 उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन मुझे पता चला एक बैरक में 25 की जगह उन्होंने 170 कैदी थे। अब 170 कैदी होंगे, फ़र्ज़ करें इस हाल में हम बैठे हैं, जितने बैठे हैं, इसमें अगर 500 बंदे घुसेट जाएँ तो हम खड़े हो जाएंगे और फिर सारे प्रॉब्लम जो है वो अपना जड़ पकड़ लेंगे और शुरू हो जाएंगे। तो उसमें ये हुआ कि उस दिन जो है वो ज़िलज़िले के जैसे झटके आए तो कैदियों को थोड़ा ये हुआ कि पता नहीं अब हमारे ये बैरक टूटे, बंद है, क्योंकि रात को तो बंद होते हैं, फिर सुबह अपना सनराइज़ पे खुलते हैं। उस वक्त तो रात का टाइम था, तो उन्होंने आके कहा कि भाई हमें निकालो, खुदा न खास्ता ये गिरी तो हम मर जाएंगे। फिर जैसे ही एक्चुअली ये होता है कि जैसे कहते हैं ना, आम की टोकरी में एक आम ख़राब होता है तो सारों को ख़राब करता है। तो वहाँ पे ये होता है कि अगर 10 लोग भी होते हैं ना तो बाकियों को हाईजैक कर लेते हैं। और दूसरा जो ह्यूमन नेचर है दैट इज़ मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, कोई पता नहीं। अब वो सारा फिर माप बन गया। ऐसे आके उन्होंने जो डोर को हिलाया, जैसे ही बाहर निकला तो वो हार गए। और वहाँ पे कोई 18 या 20 सिपाही थे। अब इतने कैदियों में 18 या 20 सिपाही, जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो क्या कर सकता है? हालांकि हुक्म है कि गोली मारो अगर कोई जेल तोड़े, मगर हाँ, इतने लोगों को कैसे गोली मारी जाए? वो उसी पे मैं आ रहा हूँ ना कि ये जो फोर्स है हमारे पास बेसिकली मैनेजमेंट के लिए है, मैनेज करने के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है ही नहीं, उसके लिए अलग होता है। लेकिन हमारे पास ऊपर बुर्जी बनी हुई है जिसको कि वाच टावर कहते हैं, वहाँ पे हमारे साथ हथियारों वाले खड़े होते हैं। उनको हुक्म ये है कि अगर कैदी भागे तो उनकी टांगों में नीचे गोलियां मारो। लेकिन अगर 1-2 है तो फिर तो ठीक है। ऐसे अगर पूरा बाब होगा, ऐसे पूरा मजमुआ होगा, उसमें गोली मारेंगे तो किसी को सर में लगेगी, किसी को छाती में लगेगी, और खुदा न खास्ता इतने लोग मर जाते तो फिर कौन जिम्मेदार? 302 का केस होता। बड़े अच्छे अफसर है, बिल्कुल बिल्कुल, साफ सुथरे तरीके से तो उसमें क्या कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी साजिश भी नहीं थी कि एक जेल से घटवाने या उसको नुकसान देने की साजिश, प्लानिंग साजिश वगैरह मुझे नजर नहीं आ रही है। स्पॉन्टेनियस है जी, अपनों कोई साजिश, मतलब कह भी सकते हैं लेकिन को ज़रूरी नहीं है। मेरा ख्याल कई हफ्तों से कराची में ट्रेमर्स आ रहे थे, छोटे छोटे जलजले आ रहे थे, बट हु नोज़ कि अगला जलजला बड़ा भी हो सकता है। तो वो कैदी परेशान थे। जेलें हमारी उसी तरह की होंगी जिस तरह सरकारी बिल्डिंग्स पुरानी होती हैं, तो वो गिर भी सकती हैं। तो जब 2 बैरक्स के बंदे निकले और वो कोई 350 लोग खड़े हो गए और सिक्योरिटी वाले 20-25, तो जैसे इन्होंने कहा कि एक आम पेटी में ख़राब हो तो सबको ख़राब कर देता है, तो उनमें 8-10 शरारती लोग होंगे ना, कोई हार्डन क्रिमिनल्स, उन्होंने सोचा होगा ये तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने उकसाया होगा कि हमारे पे ये बड़ा जुल्म करते हैं, अभी मौका है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। वो गेट क्या है, जब मतलब 100-150 बंदा गेट को दिखा दे तो गेट गिर जाता है। वाकई पे मैं अगर अल्ताफ भाई की तरफ जाऊँ, अल्ताफ भाई क्या आप समझते हैं, आप तफ्तीश के बड़े अच्छे अफसर हैं, बड़े बड़े आपने केस भी निपटाए हैं, कि जेल की दीवारें मजबूत पक्की, मैं भी खुद देख चुका हूँ, और ताकि जेल सुप्रीम भी बड़ा अच्छा अफसर, उसके बावजूद कैदियों का बाहर निकलना, इतना जल्जला भी नहीं, झटका आया, अंदर की कोई जो पुलिस का स्टाफ है कि उसकी कोई कारसतानी तो नज़र नहीं आ रही आपको? देखें, जैसे बाहर हम लोग सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं, एज ए होल एक डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट ज़ाहिर है वहाँ आपको सारी चीज़ें आपके सामने भी आती होंगी। तो वहाँ पे ये तो एक गैर मामूली बात थी कि एक ज़लज़ला आया और उससे घबरा के लोगों ने वो गेट तोड़ के बाहर निकल गए। लेकिन ये एक जो करप्शन का जो आप समझते हैं कि इसमें कोई ऐसा फैक्टर है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक बिल्कुल कुदरती एक चीज़ थी और उससे घबरा के लोग निकले। और फिर जब एक मॉब जब रिएक्ट करता है, जब भाग रहे थे सारे तो वो भी भाग गए। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा कोई करप्शन का इसमें कोई फैक्टर होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान की पुलिस, क्या पाकिस्तान की पुलिस सियासी गुलाम बन चुकी है? क्या आप भी गुलाम थे या आपने कोई बगावत की? ये सियासी गुलामी पुलिस के अंदर कब ख़त्म होगी? पहले हम गोरों के ग़ुलाम थे, गोरों के गुलाम थे, गोरा साहब होता था, उसके बाद फिर ब्राउन साहब आ गया, उसके ग़ुलाम हो गए। और हर गवर्नमेंट को ये प्रैक्टिकली सूट करता रहा कि पुलिस एक टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, टूल ऑफ ऑपरेशन, टूल ऑफ सप्रेशन के तौर पे वो इस्तेमाल करते रहें। वो ज़ुबानी दावे करते रहे, लिप सर्विस करते रहे। लेकिन हिस्ट्री आपके सामने है
कि 1947 से लेकर 2002 तक किसी नाम नहाद जमहूरी सियासतदान को ये तौफीक नहीं हुई कि वो उन रिपोर्टों को देख ले जो दर्जनों की तादाद में उन्हीं की बनाई हुई कमेटीज़, कमीशंस, किसी का जर्नल हेड है, किसी का चीफ जस्टिस हेड है, किसी का कोई आईजी हेड है, किसी का कोई चीफ सेक्रेटरी हेड है, उन रिपोर्ट्स पे किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मगर वही सियासतदान हम पकड़ के आपके पास देते हैं, फिर वो जेलों में चले जाते हैं, उस वक्त आपको डंडा उठा के सही नहीं करते, फिर भी उनकी गुलामी उस वक्त भी आप करते हैं जब पकड़ के हम आपको देते हैं। जब वो जेलों में होते हैं, आपके पास थाने में जाते हैं, फिर जेलों में जाते हैं। उस वक्त तो वो रिसीविंग एंड पे होते हैं, उस वक्त तो वो ताल्लुकात निकाल के छोटी छोटी मराहत लेते हैं, लेकिन जब वो पावर में आ जाते हैं, जब वो सीटों पे बैठ जाते हैं, वो बिल्कुल बदल जाते हैं, उनकी आंखें माथे पे आ जाती हैं, वो फिर पहचानते ही नहीं हैं। और वो हरगिज़ नहीं चाहते कि पुलिस में रियल एक्चुअल रिफॉर्म हो, पुलिस लोगों की दोस्त बने, गुलाम बनी रहेगी। पुलिस अभी तक तो है, सिर्फ जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की चेंज करने की, लेकिन वो फिर अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से, चौधरीज़ के प्रेशर की वजह से उन्होंने फिर उसमें इतनी चेंजेस कर दी कि वो 2002 का पुलिस ऑर्डर भी जो है वो बिल्कुल नाकस हो गया। उसके बाद से कोई एफर्ट ऐसी नहीं हुई अभी तक। पुलिस अपने तौर पे कोशिश करती है कि कुछ अपने इमेज को बेहतर करने के लिए कोई अपने अंदर से रिफॉर्म लाएं। पंजाब में बड़ी एफर्ट्स हुई हैं, लेकिन फिर पॉलिटिकल अपने मकासद के हसूल के लिए आप देखिए पंजाब पुलिस को पिछले कुछ सालों में कितना बुरी तरह इस्तेमाल किया गया है, और वो जो कई डेकेड्स की एफर्ट थी उसका इमेज बेहतर करने की, लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए, वो सारी पिछले चंद सालों में ज़ाया हो गई है। और इस वक्त पुलिस का इमेज, पंजाब पुलिस का इमेज जो है शायद पाकिस्तान की तमाम पुलिस फोर्सेस में बदतरीन है। बदतरीन है पंजाब का। आपका पंजाब से कुछ ताल्लुक है? मैं पंजाब में 12-13 साल रहा हूँ। मेरा लोग कहते हैं कि जी पंजाब की पुलिस जबरदस्त, क्या होती थी? आप कह रहे हैं कि जी पंजाब बदतर पुलिस बन चुकी होती थी, उससे सिंध पुलिस इस वक्त बदरजहा ज़्यादा अच्छी है, डेमोक्रेटिक है, पब्लिक फ्रेंडली है। ये फिर भी कुछ खुदा का खौफ करते हैं, वहाँ पे तो बस खत्म हो चुका है। जेलों के अंदर तो खुदा का खौफ होता ही नहीं। कैदियों को मंशियात भी दी जाती है, पैसों पे मोबाइल भी दी जाती है, और बहुत कुछ दिया जाता है जिसका नाम लेते हुए भी शायद मैं घबरा रहा हूँ। सब कुछ मिल जाता है जेलों के अंदर। तो उन सब सूरत हाल के बावजूद सिर्फ माल 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 जो भी आता है कहता है मैं तो बड़ा ईमानदार, मगर हर बंदा माल कमा रहा है, माल गनीमत जेल से। और जेलें क्रिमिनल्स की तरबियत गाहें बनती जा रही हैं। उसकी क्या वजह है? देखें, ये बिल्कुल आप सही भी कह रहे हैं किसी हद तक, लेकिन बात यह है कि उसके लिए हमें जो है वो इस किस्म के मतलब गैजेट्स चाहिए, या को मतलब ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए कि मतलब हम उन पर मॉनिटरिंग कर सकें, देख सकें। अपना जैसे अभी मलिर जेल का जो वाक़या हुआ तो पता चला वहाँ CCTV कैमरा ही नहीं है। मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुझे बताया गया कैमरा लगी हुई हैं, जब मैं वहाँ पहुँचा तो कैमरा ही नहीं है। पता नहीं वो कैमराओं की कोई समरी आ रही है, जा रही है, आ रही है, टू एंड फ्रो अपना वो सेक्रेटरीट में। तो इस तरह के अगर अप्रोच होंगे ना तो फिर हम मतलब कोई ये नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये है कि हमने जहाँ भी देखा है, जहाँ भी पैसे की रेल फेल आती है ना, वहाँ पे आपका सगा भाई भी आपसे झूठ बोल जाता है। वहाँ पे इस तरह से मैंने खुद देखा है कि एक सेंट्रल जेल पे एक सिपाही था, वो पैसे ले रहा था, उसको निकाला, निकालने के बाद दूसरा लगाया, दूसरा शुरू हो गया फिर। तो मतलब ये है कि जब तक आप फिर पूरा कहते हैं ना आवे का आवा जो है, बिगड़ा हुआ है। हमारे एक दोस्त सलाम दादा भाई कहते हैं कि करप्शन जहाँ रिश्वत का जो है ना वो निज़ाम इतना तब्दील चुका है, अब जो हमारी करप्शन बदनवानी हमारी खून की नसों में अब आ चुकी है। इतने हम बदनवान होते जा रहे हैं। पुलिस के निज़ाम को आप समझते हैं कि बदनवानी ख़त्म कर सकें कि जहाँ सलाम भाई की तरह कहना कि जी हमारे खून के अंदर नसों में, खून में करप्शन चल रही है, तो वैसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल भुट्टो साहब, उन्होंने भी सही कहा, और आप सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हमारे खून में सरायत कर चुकी है। और मैं सर जमील साहब की एक बात को मैं फिर आगे एक्नॉलेज करूंगा कि इमरान खान साहब के ज़माने में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए एक हमारे बहुत ही अच्छे और नामवर IG थे, रिटायर्ड नासिर खान साहब, उनकी सरबराही में एक कमीशन बनाया गया था कि पुलिस को किस तरीके से अच्छा किया जा सके, या पुलिस को किस तरीके से इसका एक इमेज बहाल किया जा सके। तो वो आप ये देखें कि लोगों की इंटरफेरेंस इतनी थी कि वो बेचारे कोई साल बाद मेरा ख्याल इस्तीफ़ा दे के चले गए वो, और वो कमीशन वहीं का वहीं ख़त्म हो गया।
एक्चुअली मैंने 4 साल यूनाइटेड नेशन के साथ भी काम किया बाहर, यूरोप में, बोस्निया में, कोसोवो में। वहाँ 42 कंट्रीज से लोग आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो सर्व करते हैं। तो वहाँ हमें शर्म आती थी उनके साथ काम करते हुए, क्योंकि वो जो चीज़ें बताते थे, वो जो बातें बताते थे, या जो सहूलियात का वो जिक्र करते थे, तो वो हमें सुन के हैरत होती थी। वो हमारा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि हमें उस ज़माने में $110 पर डे मिलते थे, और मेरी तनख्वाह उस वक्त थी कोई 13,500 या 14,000 रुपये, 99 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कहते थे कि यार तुम तो 1 महीने की तनख्वाह 1 दिन में ले रहे हो यहाँ पर। और वो उनको उसके अलावा 4,500 यूरो उनको तनख्वाह मिलती थी, और प्लस ये कि उनको आने जाने के लिए किराया हर 3 महीने बाद टिकट मिलता था, सारी चीज़ें। तो मैं आपको भुट्टो साहब बताऊं कि हमारी पुलिस को जानबूझकर माजूर और मफलूज किया गया है। वो क्यों? वो इसलिए कि आपको इस्तेमाल कर सकें। आपके पीछे, अब फ़र्ज़ करें कि मैं एक एसपी था, मेरी 2.25 लाख के करीब तनख्वाह थी, तो मेरे अखराजात अगर 5 लाख रुपए हैं, तो मैं तो कहूँगा कि यार मैं इसी पोस्टिंग पे रहूँ मैं, और मैं कुछ चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर मेरी तनख्वाह आप गवर्नमेंट उस वक्त 5 लाख रुपए कर देती, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी ना किसी की कोई गलत बात सुनने की, ना किसी की कोई गलत बात करने की। मैं तो कहता कि जी मुझे आप सीपीओ भेज दें या कहीं और बिठा दें, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। तो आपके पीछे लाइन इसलिए लगी हुई है कि आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा हैं और आपके वसाइल कम हैं। ये जानबूझकर पुलिस को माजूर और मफलूज बनाया गया है। वो इसलिए, अब आप इस वक्त देखें कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान पुलिस की जो तादाद है तकरीबन 3,97,000 कुछ है, तकरीबन 4 लाख के करीब है पूरे पाकिस्तान पुलिस की। तो आप ये देखें कि इनकी तनख्वाह बढ़ाने में आपको क्या हार्म है। आप अपनी तो तनख्वाह 500-500% बढ़ा लेते हैं, और जब पुलिस पर्सनल या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की आती है तो आप कहते हैं 10% भी आप बढ़ाने में आपको शर्म महसूस होती है। आप पुलिस को सही करें, आप पुलिस को आप उसको उसके अखराजात के मुताबिक उसकी आप तनख्वाह करें, तो आप देखें कि किस तरीके से मुल्क तरक्की करता है। पुलिस को मफलूज किया जा रहा है, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही। बहुत सारी खरी बातें करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में पुलिस का निज़ाम और जेल जो आपस में क्राइम पार्टनर तो हैं ही हैं, उस पर खरी बात चल रही है। हमारे साथ डॉक्टर जमील मौजूद है, साहब का एडिशनल आईजी। डॉक्टर साहब, पुलिस और जेल डिपार्टमेंट आपस में क्राइम पार्टनर, सब मिलके क्राइम, क्योंकि जब तक आप पकड़ेंगे नहीं और अदलिया उसको रिलीफ दे नहीं की, कहीं कहीं तो अदलिया भी क्राइम पार्टनर नज़र आती है वकीलों की शक्ल में। वो मिलके उस पर भी बड़ा रोज़गार वकीलों का खुलता है। ये सबका क्राइम बढ़ाने में किरदार है या क्राइम रोकने के लिए कोई काम हो रहा है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, हमारा मुल्क माफियाज का मुल्क है। माफियाज का एक मुल्क है। थाने के लेवल से अगर आप कह लें, बुनियादी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, माफिया बनते हैं। वहाँ कुछ वकील होते हैं, कुछ सहाफ़ी भी होते हैं, कुछ सोशल वर्कर भी होते हैं। फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं आप ज़िले के लेवल पे, उसमें मे बी कोई जज भी हो, उसमें पॉलिटिशियंस, एमपी, एमएनएस भी होते हैं। ज़िले का एक अपना माफिया है, फिर डिवीज़न का एक अपना माफिया है, फिर सिंध में तो इलाकों को बांटा गया है और उनके अलग-अलग सिस्टम्स हैं, और हर सिस्टम का कोई इंचार्ज है जो अपने एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन में बहुत सारे लोग ट्रांसफर बंद भी करवाए होंगे, जो जाके फिर आपके दूसरे क्राइम पार्टनर जेलों में पहुंच गए होंगे। आपने कितने लोग बेगुनाह बंद करवाए उनके हुक्मों पे? नहीं, किसी ने कभी ऐसा हुक्म नहीं दिया। उनको पता है कौन सी बात किससे करनी है, कौन सा काम किस लेवल पे बेहतरीन तरीके से होगा। तो वो बेसिकली एसएचओज वगैरह लगवा लेते हैं, हर डीएसपीज वगैरह लगवा लेते हैं। गो अब सुनने में आता है कि सिस्टम ज़िले का एसपी भी लगाता है। हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत हो। तो जो उस सिस्टम का, उस माफिया का हिस्सा होता है, उसके काम होते रहते हैं। जो उसका हिस्सा नहीं होता, उसके लिए कहीं इंसाफ नहीं है। सिस्टम में ना तो थाने में है, ना तो कोई वडेरा है, ना तो कोई सरदार है। ऐसे ऐसे लोग सिस्टम के नाम बैठे जिनको मुंह भी नहीं धोना ला, और अजीब किस्म की शक्लें करके वो चल रहे होंगे। तो उनकी कुछ स्पेशल खिदमात होती है, कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, वो ऐसी खिदमात आपको डर लग रहा है? वो आई डोंट नो आपका सोशल जो वैल्यूज़ है वो इजाज़त देंगी या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल लोग समझ जाएंगे कि कुछ कैरेक्टर सूबाई लेवल पे, नेशनल लेवल पे, अदारों के लेवल पे भी है, जो पहले कुछ नहीं होते, फिर बड़ी मुख्तसर ड्यूरेशन में बहुत कुछ बन जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो स्पेशल सर्विसेज करते हैं। अरबों रुपए की बजट, खाने के नाम से लेके सारी बजट। वो खाना तो कोई
NGO, कोई फ़िलाई इदारा, कोई ज़कात के लोगों के पैसों पे खर्चता है। अरबों रुपये कहाँ कहाँ शेयरिंग होती है, मिनिस्टर से लेके CM तक। जो भी मिनिस्टर लगता है जेल का तो बड़ा मालदार जल्दी बन जाता है, हाजी से गाजी बन जाता है। तो ये माल कमाना, फिर जेलों के अंदर इस्लाहत की बात तो होती है। तो इस्लाहत माल कमाने के बाद होगी या वाकई इस्लाहत होगी? देखिए ना, बजट जो है वो होती है। अब आप खाने की बात कर रहे हैं, खाना अब उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। और अब भी ये मेरे ख्याल में 2010 के बाद जो है वो, पहले बहुत ही कम बजट होती थी, लेकिन अभी खाना बेहतर है। मैं कम से कम इतना खाने के बारे में कह सकता हूँ, बाकी अब दूसरे का मुझे ये पता नहीं है। लेकिन खाना जो है वो बाहर आदमियों को ऐसा नहीं मिलता। मैं कहता हूँ जो बेरोज़गार होगा ना, वो जेल में जाएगा, कहा यहीं बैठा रहूँ मैं, मतलब इसका इतने मतलब है, हमने हम हालात चारों कर जेल दिए। चले जाए, सुकून से बैठे भी बेरोजगार हैं। खाना अच्छा मिलेगा कम से कम जो है ये है कि मतलब वो जो बेरोजगार होगा वो कहेगा तो यहीं बैठा बेरोजगार को ठीक, आप खाना पूरे मिलेगा, की जगह लाइट मिलेगी, कपड़े आपके जो है। आप इस बात को नहीं मानते कि नहीं, जो मैं पैसे अरबों रुपए की है वो सिपाही से लेके नहीं, IG तक जो शेयरिंग होती है, हाँ, और हाँ। मिनिस्टर तक जो वो बड़ा हिस्सा माल जाता है, सिर्फ बजट से नहीं हो सकते, वो दूसरे सोर्सेज से भी किस हो तरह? सकते हैं। वो ताकि मुलाकात से लेके हर जगह पैसे, मुलाकात है, कोई बड़ा कैदी आ गया, उसने पैसे दे दिए उनको जो है। सारे धंधे का हाँ, जो है रोकथाम कैसे करेंगे? रोकथाम तो ये है कि मतलब एक तो जेल भी ना टूटे, हाँ, करप्शन का भी खात्मा हो हाँ, कैसे रोकथाम यही करें कि मतलब जब मैं से फ़र्ज़ करो मैं सुपरटेंडेंट हूँ, मेरी प्रायोरिटी मेरी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। जब मेरी प्रायोरिटी पोस्टिंग नहीं होगी तो ये चीज़ ख़त्म होगी। ठीक है, मुझे अगर कहा जाए कि मुझे ऊपर तक इतना देना है, मैं कहूँ ना करूँ, हमें नो करना है। जब जिस दिन हमने नो किया ना, तो उस दिन दूसरा लगाएंगे ना, तो दूसरा लगाएंगे। अगर वो भी नो करे लेकिन दूसरा लाइन में बैठा है, कहता है कि चलो भाई ये भाड़ में जाए, घर बैठा। जो सुपरिंटेंडेंट जेल एब्सोल्युटली नॉट कहता है वो फिर उस सीट पे रहता नहीं। सबका SSP अल्ताफ से बात की तरफ में आऊँगा कि पुलिस का थाना, वो तो अब मैं समझता हूँ कि SHO डान बनता जा रहा है, जहाँ वो एक CEO की तरह, दफ्तर की तरह बादशाह बन के बैठा है कि मेरी मर्ज़ी मेरा थाना। और फैक्ट्री माल कमाने की छोटा छोटा एक गोदाम बन गया है, जिसमें हर इलाके का, अगर कराची की बात करें या पाकिस्तान के बड़े शहरों की बात करें, मंशियात से लेके जिस्म फरोशी तक, स्ट्रीट क्राइम से लेके सब की सरपरस्ती थाना करता है। इस थाने का जो निज़ाम है उसको कैसे ठीक करेंगे, और ये जो क्रिमिनल्स को बढ़ाने में थाना किरदार अदा करता है, जिसको सब पता होता है अपने इलाके के क्राइम का, तो उसका खात्मा कैसे होगा? उस CEO और डान का खात्मा कैसे होगा? वो SHO कब बनेगा? देखिए भुट्टो साहब, जो SHO का पोर्टफोलियो है, जो SHO के है CRPC में जो उसकी जिम्मेदारियां या जो उसको बनाया गया, वो एक बादशाह है। SHO के पावर IG इस्तेमाल करता है CRPC 550 के तहत, 551 के तहत, कि जब वो SHO की पावर इस्तेमाल करता है IG, वो भी उसकी पावर उधार लेता है। तो आपने SHO को ताकतवर तो इतना बना दिया कि वो 24 घंटे के लिए एक सदर पाकिस्तान को भी ला के बिठा दे और उससे कोई पूछे ना, और अगले दिन फिर वो कोर्ट में, उसकी मर्जी, वो डान बना हुआ है। कोर्ट में वो वैलिड रीज़न दे। अच्छा, जब आप SHO 25-25 लाख और 1-1 करोड़ रुपए दे के पोस्टिंग लेगा तो आप उसे 25 लाख 1 करोड़, हाँ, तो ये फैक्ट है और ये हो रहा है, छोटा या बड़ा उस हिसाब और से ये कैसे? हो रहा है। ये अगर आप कहेंगे तो मैं सबूत भी दूंगा इसके, तो ये हो रहा है। तो आप कैसे उससे आप तवक्को रखते हैं कि वो एक अच्छा माशरा तश्कील देगा जो कि मंशियात से पाक, जिस्म फरोशी से पाक, और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ होगी? वो तो पहले अपने पैसे पूरे करेगा ना, पैसे पूरे करेगा, फिर अगली पोस्टिंग के लिए पैसे भी बचाएगा, अगली पोस्टिंग के पैसे बचाएगा। तो ये एक आप देख लें कि सिस्टम चल रहा है। ये आप कराची में आप जाके देखें, हमारे पास लोग आते हैं अभी भी, बोला सर वो बस वो दूसरा SHO आ गया। भाई कैसे आ गया? बोला सर उसने मुझसे ज़्यादा पैसे दिए, तो मेरे 3 महीने पूरे हो गए थे, 4 महीने, तो मैं उसको रिन्यू नहीं करा सका, तो बस वो इस वजह से। जैसे मोबाइल का बैलेंस रिन्यू करना है, हाँ, ऐसे ही आपने टॉप अप करना है उसका। जेल में भी ऐसा ही क्या रिन्यूअल करना होता है? वहाँ पे भी पोस्टिंग के जी, मोबाइल का आपका बैलेंस खत्म हो गया और इसी तरह आपका बैलेंस खत्म होगा, घर जाए। अब देखिए ना आप, ये है कि जो जैसा बाहर मुआशरा है वैसा अंदर ही वही मुआशरा है। हम कहते हैं कि अगर मतलब हम बैठे हों पाकिस्तान में और जेल हो हमारे पास UK वाली, तो जैसे बाहर लोग हैं, जैसे सियासतदान हैं, वैसे ही सारे हैं। जैसे आप सबकी तरबियत तो वहीं से होती है, लंदन अमेरिका सबकी तरबियत, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, तरबियत हम लेके आए। नहीं देखें ना, तरबियत हम लेके आए, हमने बताया कि भाई आप जो है वो इस तरह से करेंगे, आप जो है वो सेल्यूलर अकोमोडेशन पे ले आए, नंबर 1। नंबर 2, ओवर क्राउडिंग सबसे बड़ा मसला है, लेकिन वो उसको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं? आप
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, यूके हैं, लें वहाँ पे अगर 100 FIR दाखिल होती है यूके में तो 10 ट्रायल के लिए जाती है। क्यों जाती है? सिर्फ इसलिए कि वेयर देयर इज़ लाइकलीहुड ऑफ एवरी लाइकलीहुड ऑफ कन्विक्शन, सिर्फ वो केस जाता है तो दायरा जेल पे भी वही 10 लोग जाएंगे 100 में से। यहाँ ये होता है 100 में से 90 ट्रायल के लिए जाते हैं, लूले लंगड़े केस ट्रायल के लिए जाते हैं, तो जाहिर है इस तरह से जाएंगे, जेलों पे भी लोड पड़ेगा, अदालत पे भी पड़ेगा, और कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन वाली लूले लंगड़ी होंगे वो खुद इस तरह से लूप होल छोड़ देते हैं कि अगर किसी को छोड़ना है हमें तो फिर हमारे पास रास्ते हैं, अगर किसी को फंसाना है तो भी हमारे पास रास्ते हैं। तो इस तरह से अगर होगा, जैसे SHO का बताया साईं ने, तो ये मैं एक मिसाल। अच्छा, SHO तो एक बहुत बड़ी पोस्टिंग है। मैं आपको एक बताऊं, थाने में एक होता है बड़ा मुंशी जिसे हेड मॉरल कहते हैं, उसकी स्वाबदीद है, वो एक ड्यूटी मुंशी लगाता है जो कि ड्यूटियां निकालता है वो। अब ड्यूटी मुंशी भी SSP लगाता है, तो जो कि SHO भी नहीं लगाता था पहले, अब SSP लगाता है ड्यूटी मुंशी 3-3 महीने के लिए। पूरा थाने का निजाम वही चलाता है। हाँ, तो अब आप जमा करने का अख्तियार आप उसके क्या पास होता है। तवक्को रखते हैं कि आप एक अच्छा पाक साफ माशरा और एक लॉ एंड ऑर्डर की आइडियल सिचुएशन। एक सर मैं भुट्टो साहब, एक अपना उसने एक अखबार ने सवाल पूछा, अगर मैं ज़िले का SHO लगा दिया जाता थाने का, और सारी ज़िले का SP लगा दिया जाता तो मैं क्या करता? तो जो बेस्ट जवाब देगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो जिस जवाब पे उसने इनाम दिया तो उसने कहा मैं फ़ौरन इस्तीफ़ा देके SHO के लिए एप्लीकेशन देता। मतलब जेलों के अंदर भी आप कह रहे हैं कि SSP की बात कर रहा हूं। जेलों के अंदर हाँ। भी जो जेल सुपरिटेंडेंट से लेके नीचे अमला है जो काम संभालता है, उसकी भी बोली लगती है, उसका भी ठीका लगता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अपना खैरपुर जेल पे एक मुंशी था, उसको हटाने के बाद मुझे सुपरिटेंडेंट ने कहा कि CM साहब का फ़ोन आया मुझे कि भाई इसको लगा दो, आप ना हटाओ। आजकल सिंध में जेल सुपरिटेंडेंट की पोस्टिंग के लिए कितनी बोली लगती है? अब बोली ज़ाहिर मुझे कोई सही आइडिया तो नहीं है कि मैं कह दूं, लेकिन ज़ाहिर है ये जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि इस तरह से, जैसे अपना डॉक्टर जमील साहब ने भी बताया कि CPO में ऐसे लोग बैठे हैं जो कि बहुत सारे मतलब बहुत कॉम्पिटेंट हैं, तो इस तरह से ये भी हमारे पास है इस वक्त ऐसे जो है वो जेलों पे बैठे हुए हैं, OPS में बैठे हुए हैं लोग, और अपना सीनियर लोग जो है वो जेलों पे बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, पुलिस वहाँ पे भी ठीका एक बोली, नीचे से ऊपर तक, जैसे इल्ताफ़ भाई भी कह रहे हैं जेल के अंदर भी बोली चल रही है। आजकल पुलिस के अंदर थाने में ऊपर तक क्या बोली, क्या रेट चल रहा है पोस्टिंग के लिए? रेट वेट का तो मुझे नहीं पता, चेंज होता रहता है, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है वैसे ये भी चेंज होता रहता है। लेकिन आप ये देखें ना प्रैक्टिकली कि आपके मुल्क में जो SHO है, आप SHO की थाने की बात करते हैं, केसेस की बात करते हैं, FIRs की बात करते हैं, आपके पूरे मुल्क का सियासी निज़ाम SHO के गिर्द घूमता है। झूठे सच्चे केस थानों ही में तो दर्ज होते हैं, जो साबका सदर साहिबान, साबका वज़ीर आज़म साहिबान, साबका चीफ मिनिस्टर साहिबान व दीगर वज़रा सबके ख़िलाफ़ होते हैं। उन्हीं केसेस को बड़ा इंटेलिजेंटली इस्तेमाल किया जाता है पावर सेटअप में। नई पार्टियां बनाई जाती हैं, एक बंदा एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, नया पॉलिटिकल सेटअप बनता है, नई गवर्नमेंट बनती है। ये खेल 70 साल से खेला जा रहा है, इसमें SHO का बड़ा पिवटल रोल है। 70 साल के खेल में जी, अशराफिया के लिए कानून अलग, जी, जज हो, क्लास सिस्टम है, दूसरा जो बड़ी अशराफिया हमारी मौजूद है, चाहे सियासतदान हो और अफसरान हो और जो मखलूक हो, सबके लिए अलग कानून। पुलिस के अंदर ये अशराफिया और आम गरीब के लिए अलग अलग कानून। क्या ये पुलिस के नाम पे या कानून के नाम पे कोई तमाचा है, क्या है? बहुत बड़ा तमाचा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क में क्लास सिस्टम है। एक कोई 200-250 लोग हैं, रूलिंग एलीट है, जो असल इस मुल्क को चलाते हैं। फिर कुछ दरमियान में मेरे आप जैसे लोग हैं जो पता नहीं 10% हैं, 12% हैं। उसके बाद 50% पाकिस्तानी तो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। वो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, सरवाइव करते हैं, अपने दिन पूरे करते हैं जितने अल्लाह ने दिए होते हैं और मर जाते हैं, और किसी को उनकी कोई परवाह नहीं है। मैं पावर कॉरिडोर्स में जब जाता हूँ, घूमता हूँ, वो कहते हैं ये कीड़े मकोड़े हैं, इनसे हमने क्या लेना, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इतनी पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज कम है, 250 मिलियन लोगों का हम क्या करें, अचार डालें? कोई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल नहीं करता। ये कोई आम आदमी की वेलफेयर नहीं करना, ये सब लिप सर्विस है। चाहे मैं आपकी तरफ आऊँगा, कोई सिंध में ऐसा भी जेल है जहाँ पे कहा जाए ये बहुत माल कमा के देता है? वो तो देखें ना, जो होता है अपना पॉपुलेशन जो होती है ना, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी
तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा ही ज़्यादा माल कमा के देगा। हाँ देगा बस। यो तो मतलब जहाँ अल्ताफ सर 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन कराची में है। कराची में माल ज़्यादा कराची में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन 2 जेलों में है। हाँ सर, सिंध की कह रहा हूँ। एसएसपी अल्ताफ सर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जी। क्या आपको भी ऐसा कोई तजुर्बा हुआ, कोई सूबेदार, कोई थाना आपको बोले कि ये थाना बड़ा माल कमा के देता है, मुझे इधर लगा दो? आपके साथ भी ऐसा हो कोई? ये देखिए, तो एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर है और वाकई में ऐसा होता है। लोग आते हैं कि जी ये फ़ला थाने में लगा दें या फ़ला थाने में लगा दें, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अब कराची में आपको पता है कि गिने चुने थाने हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा अपना जनरेट करके अपने अफसरान को भी देते हैं और ख़ुद भी खाते कमाते हैं। तो ये तो एक बड़ा कॉमन सा है। लोग फरमाइशें लेके आते हैं। इवन ये कि एक दफ़ा का मैं छोटा सा एक लतीफ़ा सुनाऊँ। एक मैं क्राइम ब्रांच में था, तो वहाँ हमारे वो थे एआईजी थे, तो उनके पास एक सिफारिश आई। एक बड़े मशहूर सियासतदान है, वो इंतकाल कर गए। उन्होंने, उनके वो दामाद थे वो एआईजी साहब, तो उनको सिफारिश की कि यार इसको बीटर पोस्ट कर दो। तो वो समझते थे कोई बीटर पोस्टिंग है। कोई बीटर वो होता है कि जो पैसे जमा करके लोगों के लेके आता है। तो वो हंस रहे थे, बोले यार ये मेरे ससुर ने भेजा है, बोला इसको बीटर पोस्टिंग दे दो। तो आप ये देखें कि बीटर के लिए वो भेजा जा रहा है, उसके लिए पैगाम के इसको पोस्टिंग दे दो। वो समझ रहे थे कि शायद कोई पोस्टिंग है। तो आप ये देखें कि ये पुलिस में ये एक उन्होंने तो कहा, लेकिन ये कि मजाक है कि ये पुलिस के अंदर बीटर पोस्टिंग बड़ी अहम, बहुत अहम पोस्टिंग है। कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम क्यों नहीं रुक रहा? लोग लूटे जा रहे हैं, रोजाना हजारों लोग कराची के अंदर लूटे जा रहे हैं। देखिए स्ट्रीट क्राइम एक छोटे, क्योंकि मैं तकरीबन 2 साल रहा मैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, तो मैंने देखा कि ये 95% लोग वही होते हैं जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं, जो वो जेल जाते हैं और जेल से आ जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि जो जैसे ही पकड़े जाते हैं, उन्होंने अपना जब वो लूटा मारी करते हैं उसका 20% निकाल के अलग एक उन्होंने बोर्ड बनाया हुआ होता है वकीलों का, कि जहां वो पैसे वो डालते हैं। वो जैसे ही वो पकड़े जाते हैं, पहले दिन ही वकीलों का पूरा एक जत्था आ जाता है, एक वकील का पूरा बोर्ड आ जाता है, वो उसकी ज़मानत कराते हैं। फिर वो आने के बाद दोबारा वो कर रहा होता है। आपने शायद सुना होगा कि एक बड़ा वो सोशल मीडिया पे हाइप हुई थी कि वो एक लड़का बाहर से आया था, वो मियाँ बीवी और एक छोटी 3 साल की बच्ची थी इसकी गोद में। वो गुलिस्तान जौहर में बैठ के जूस पी रहे थे कि 2 लड़के आए और उससे मोबाइल छीन रहे थे, उसकी कनपट्टी पे गोली मारी और वो बच्ची उसकी गोद में थी, वो वहीं मर गया। तो वो बड़ी लेदे हुई, बड़ी वो हुई। तो वो खैर हमने पकड़ लिया वो बंदा। तो पता चला कि उसने वो जो, और हमने उसके मोबाइल से पकड़ा, जो मरने वाला था उसके मोबाइल से। उसका मोबाइल मिला हमें, एक वकील साहब एक बार के ओहदेदार थे, उनके पास था। जब हमने उसकी ट्रेस किया मोबाइल, तो हमने उनके पास पहुंच गया। हाँ भी बताओ ये मोबाइल कहाँ से आया तुम्हारे पास? बोला यार वो एक मेरा मुलजिम है, उसने दिया था। हमने कहा अच्छा उस मुलजिम को बुलवा लो तो आपकी हम जान छोड़ देंगे। तो वो फिर उस मुलजिम को उन्होंने बुलवाया, फिर हमने पकड़ा उसको, फिर उसने दूसरे मुलजिम मान पकड़ाए। तो ये एक पूरा एक ग्रुप है, माफिया, जिस तरह सर जमील साहब ने कहा, एक माफिया है कि इन्होंने पूरा एक इस्टेब्लिश किया हुआ है अपना निज़ाम, कि जैसे हम पकड़े जाएं आप हमें ज़मानत कराएं। और 95 से 98% वही लोग होते हैं जो आके दोबारा जुर्म कर रहे होते हैं। उनके लिए कोई अच्छी मुलाजमत बाहर इंतज़ार नहीं कर रही होती, वो वही आके कर रहे होते हैं। तो अच्छा अफसर वही है कि जो अपने हैबिचुअल क्रिमिनल्स के नाम ले और उनको दोबारा पकड़े, तो हमें 100% जुर्म वो मिल जाता है। माफियाज क्रिमिनल्स के अंदर, पुलिस के अंदर, जेल पे हर जगह मौजूद है। ये अशराफिया की माफिया, सिक्योरिटी के नाम पे एसएसयू अशराफिया को, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, खुद पुलिस, आप जैसे अफसरान, उनके लिए एसएसयू का एक बड़ा दुकान, बड़ी अरबों रुपए की बजट, चंद लोग मखसूस वहीं पे बैठे हुए हैं। और आम लोगों के लिए पुलिस वो भी मिलती नहीं, सिक्योरिटी अपनी रखनी है, तहफ़्फ़ुज़ भी अपना करना है, गार्ड भी अपना रखना है। पुलिस और सिक्योरिटी अशराफिया के लिए अलग दुकान। ये सब दुकानें क्यों बन गई हैं? आप खरी बात करते हैं, आप हमें भी कहते हैं खरी बात करें, तो खरी बात ये है ना, क्लास सिस्टम है। आप अपने आप को उनके बराबर समझते हैं क्या? वाकई आप समझते हैं? अगर आप समझते हैं तो यू आर सैडली मिस्टेकन, आप उसमें नहीं है। अशराफिया रूल करती है, अशराफिया रूल्स बनाती है, कानून भी अलग होगा, अशराफिया बजट बनाती है, अशराफिया अदारे बनाती है या अदारे तबाह करती है। वो अपनी सिक्योरिटी के लिए एक अदारा क्यों नहीं बना सकते? तो उन्होंने एक ऐसा अदारा बना लिया जिसका मेयार वही है जो यूरोप में है या अमरीका में है। सो उनकी सिक्योरिटी ये वन है, मेरा आपका अल्लाह वारिस है। तो दिल मत जलाया कीजिए। डॉक्टर साहब मेहरबानी, अशरफ निज़ामानी साहब, अल्ताफ सर, दिल मत जलाया करें। पुलिस के अगर आप सताए हुए हैं, अगर आपका दिल जल रहा है, अगर आप स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो चुके हैं, अगर आपके साथ कोई क्राइम, कोई वाक़या हो चुका है,
तो अपनी मदद आप तक अपने गार्ड भी रख लें, सिक्योरिटी भी कर लें। निज़ाम के अंदर जैसे डॉक्टर जमील कह रहे हैं कि आपके लिए हमारे लिए तो ये निज़ाम जो पुलिस का कानून का चल रहा है वो नहीं है, हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है, नहीं तो फिर इन क्रिमिनल्स के आसरे हमें अपनी मोबाइल भी देनी है, पैसा भी देना है, माल मिल्कियत भी देना है। यहाँ पे अंधा कानून जो माजी में फिल्में चलती थी, अंधा कानून, उस तरह का एक पुलिस का निज़ाम अंधा कानून बन चुका है। मगर आईजी से लेके बड़े बड़े जब ओहदों पे मौजूद होते हैं उस वक्त सब कहा जाता है सब ठीक है, सब अच्छा है, ऐसा कानून है कि आप सोच नहीं सकते। मगर खरी बात में मौजूदा अफसरान तो चाहे आईजी से लेकर डीआईजी किसी को बुलाना चाहें तो उनको रोका गया है कि आप बात नहीं कर सकते। वो दिल की बात अगर हों भी नहीं कर सकते, उनको नौकरी करनी है। अगर कर भी लिया तो उनके साथ बहुत सारे अजाब और किस्म के मसाइल, बहुत सारे एसएसपी डीआईजी हमने देखा, अगर उन्हें कोई खरी बात माजी में नौकरी के दौरान की तो कोई पोस्टिंग नहीं, घर बैठे गए, किसी का बेटा मारा गया, किसी का बच्चा अगवा किया गया, उनके साथ उन क्रिमिनल्स ने जो कुछ हशर किया है वो भी एक माजी का हिस्सा है। यहाँ पे इस मुल्क के अंदर सच बोलना, खरी बात करना भी एक बड़ा अजाब है। मगर इसके बावजूद आने वाले प्रोग्राम तक हम खरी बात करते रहेंगे और खरी बात तब तक करेंगे जब तक पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर करप्शन, बदनवानी और बदनीति का खात्मा होगा। तब तक आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह भाई।